हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अनुराग तिवारी। इस बार आपके सामने टॉपिक लाया हूँ स्टोरेज क्लास। हमारे पास चार मेन तरह की स्टोरेज क्लासेस होती हैं। ऑटोमेटिक, जिसको हम ऑटो कीवर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैटिक, रजिस्टर और एक्सटर्न यानी एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। एक स्टोरेज क्लास और होती है टाइप डेफ। सबसे पहले तो स्टोरेज क्लास का रोल क्या है। स्टोरेज क्लास किसी भी वेरिएबल को कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। क्योंकि हम किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो लिखते हैं, जैसे आई वेरिएबल को डिफाइन करना है, वो इंटीजर टाइप का है, तो हम लिख देते हैं इंट आई सेमीकोलन, वी हैव डिफाइंड आई, राइट। इस तरह से करते हैं। तो अब इसमें पता चलता है कि आई तो एक वेरिएबल का नेम है जिससे हम उसके अंदर की वैल्यू को एक्सेस करेंगे, राइट। वो लेबल है। इंट एक डेटा टाइप है जो ये बता रहा है कि आई के अंदर जो वैल्यू रह सकती है उसका रेंज क्या है, उसका मेमोरी कैपेसिटी क्या है, कितने बाइट्स की होगी वो आई की वैल्यू, ये सब चीज़ें, और उसके करस्पॉन्डिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, परसेंटी। लेकिन अभी हमने यहाँ पर ये नहीं बताया है कि आई का स्कोप क्या है, वो कब तक विजिबल है, उसका लाइफ टाइम क्या है, और वो मेमोरी में किस तरह की मेमोरी में स्टोर होने वाला है, राइट। सो ये सब चीज़ें पता लगाने के लिए हमारे पास स्टोरेज क्लास आते हैं। सो स्टोरेज क्लास हमारे पास चार तरह के होते हैं, ऑटो, स्टैटिक, रजिस्टर और एक्सटर्न। एक मैंने ये समराइज्ड रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया है। स्टोरेज क्लास की चार प्रॉपर्टीज़ हैं। डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू, यानी अगर हम कोई भी वैल्यू ना दें तो ऑटोमेटिकली उसमें पहले से कंपाइलर क्या डाल के रख देता है। लोकेशन, मेमोरी एरिया, किस मेमोरी में वो स्टोर होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में या रजिस्टर में, राइट। और दूसरा है, नेक्स्ट है स्कोप, उसकी विजिबिलिटी, अवेलेबिलिटी कहाँ तक है, और लाइफ टाइम वो कब तक वैलिड है, फिर उसके बाद वो डेड हो जाता है। सो ऑटोमेटिक के लिए गार्बेज है ये डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू, ये ज़ीरो है। स्टैटिक के लिए, रजिस्टर के लिए गार्बेज, और एक्सटर्नल के लिए ज़ीरो है। इसी तरह से ये सारी मेमोरी एरियाज़ हैं। सिर्फ सीपीयू रजिस्टर्स में रजिस्टर जाता है, बाकी सारे रैम पर हैं। स्कोप के केस में तो ऑटो का स्कोप और रजिस्टर का स्कोप मैच करेगा, और स्टैटिक का स्कोप डिपेंड करेगा कि उसको आपने कहाँ पर डिफाइन किया। अगर वो ग्लोबली डिफाइन किया है तो ग्लोबल स्कोप होगा, अगर वो लोकल है तो लोकल होगा, ठीक। स्टैटिक की एक और एडिशनल प्रॉपर्टी है जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, वो आगे हम एग्जांपल्स में देखेंगे। और इसी तरह से ऑटोमेटिक का लाइफ टाइम क्या है, वो उसी ब्लॉक के अंदर, जिस फंक्शन के अंदर, फंक्शन के से ब्लॉक से रिलेटेड है तो फंक्शन के ब्लॉक में, या नॉर्मल ब्लॉक है, सिर्फ ब्लॉक है, या इस तरह से कहीं भी आपने उसको किसी भी कवरेज में रखा हुआ है तो उसकी लाइफ टाइम वहीं पर अवेलेबल है, उसके बाद वो मिलेगा नहीं, या उसको हम नहीं देख सकते। स्टैटिक भी इसी तरह से, वो डिपेंड करता है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन पर। अगर आपने स्टैटिकली किया है तो जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में है वो उस ब्लॉक के अंदर एक बार इनिशियलाइज होने वाली प्रॉपर्टी रखता है और वो मेंटेन रहता है। रजिस्टर का बिल्कुल सेम है ऑटो की तरह से। और एक्सटर्न का थ्रू आउट द प्रोग्राम, जब तक प्रोग्राम चलेगा, एक्सटर्नल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल की तरह से बिहेव करता है और उसकी लाइफ टाइम भी रहती है। स्टैटिक में अगर हमने लोकली किया है तो वो लोकली ही उसका लाइफ टाइम भी रहेगा, राइट। सो ये थोड़ा सा डिपेंड करता है, ये 100% करेक्ट नहीं है, ये डिपेंड करता है स्टैटिक, बट फिर भी पार्शियली इट इज करेक्ट। So prepare this from this table. Then we have one more storage class. We have one more storage class that is called as type def. लेकिन टाइप डेफ में ये सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं है, इसलिए हम उसको यहाँ पर इस टेबल में इंक्लूड नहीं करते। टाइप डेफ जनरली स्ट्रक्चर और यूनियन में यूज़ होता है, जहाँ पर हम किसी टाइप को डिफाइन कर देते हैं, तो हमें बार बार उस स्ट्रक्चर का नेम नहीं लिखना पड़ता। जब हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जाते हैं तो स्ट्रक्चर का नेम नहीं लिखना पड़ता और स्ट्रक्ट कीवर्ड नहीं लगाना पड़ता। डायरेक्ट न्यू नेम से अगर हमने उसको टाइप डिफाइन कर दिया, उसी नेम से उसके ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, ठीक। तो टाइप डेफ को अलग से आप लोग देखेंगे। देन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने उसके डिफ़ॉल्ट वैल्यू या अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल्स पर डिपेंड करके लिखा हुआ है। यहाँ देखिएगा, इंट var 1 ये ग्लोबल वेरिएबल है, ये एक्सटर्नल वेरिएबल है var 2। सो इससे रिलेटेड ये वेरिएबल है यहाँ पर var 2, क्योंकि हमने एक्सटर्नल बताया है। सो एक्सटर्नल, क्योंकि एक्सटर्न कीवर्ड के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि एक्सटर्न कीवर्ड हमें डायरेक्टली ये बताता है कि वो वेरिएबल वहाँ पर उसको कोई मेमोरी स्पेस रिजर्व करके नहीं दी गई है, सो इसलिए वो वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं रख सकता। और दूसरा, उसकी डेफिनेशन एक्सटर्नल टू दैट ब्लॉक, यानी कि इस मेन के बाहर एक्सटर्नल एरिया है, वो चाहे मेन से नीचे हो या मेन से ऊपर हो, हम उसको डिफाइन वहाँ पर करेंगे, एक्सटर्नली डिफाइंड होगा वो। ऑटो ऑटोमेटिक है, स्टैटिक, रजिस्टर। सो इस तरह से इनकी सारी वैल्यूज देखिए। सो पहले से आउटपुट देखते हैं। अनइनिशियलाइज्ड अगर ग्लोबल वेरिएबल है तो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। अगर एक्सटर्नल वेरिएबल है तो भी उसकी वैल्यू 0 होती है। अगर मैं यहाँ पर ये इंट var 2 डिलीट कर दूँ तो इसमें एरर आ जाएगी कि आपने इसको बताया है कि एक्सटर्नली डिफाइंड है, लेकिन आपने एक्सटर्नली उसको डिफाइन किया नहीं। सो जब लिंकर उसको लिंक करने जाएगा तो उसको नहीं मिलेगा और वो लिंकर एरर दे देगा, ठीक। इसी तरह से लोकल वेरिएबल के लिए गार्बेज वैल्यू आती है अगर कोई वैल्यू ना डालें,
स्टैटिक में भी 0 आएगी वैल्यू और रजिस्टर में फिर से गार्बेज वैल्यू आती है। कुछ कंपाइलर्स में रजिस्टर में भी 0 आता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, ऑटो इंट वैर 200। अब यहाँ पर एक गड़बड़ी क्या हो गई है कि हमने इसको वैर वेरिएबल को ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के साथ ग्लोबल दे दिया है। अब क्योंकि ऑटोमेटिक जो स्टोरेज क्लास है उसका लाइफ टाइम और स्कोप सब लोकल होता है, जिस भी फंक्शन के अंदर बनाया जाए उसको लोकल होता है। तो या तो यहाँ पर हम कुछ ना लिखें, ऑटो हटा दें यहाँ से और छोड़ दें इसको, तो वो तो ग्लोबल वेरिएबल हो जाएगा, या फिर इसको एक्सटर्न या कुछ इस तरह से हम जो बाहर दे सकते हो लीगल तरीके से उस तरह से इसको डिफाइन करें। तो यहाँ पर ये ऑटो इनवैलिड है क्योंकि ऑटो का स्कोप लोकल होता है और वो किसी फंक्शन के अंदर ही इनिशियलाइज हो सकता है, राइट। देन नेक्स्ट देखें यहाँ पर स्टैटिक इंट पैरा। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, जब भी हम किसी फंक्शन के अंदर कोई पैरामीटर पास करते हैं तो वो पैरामीटर फॉर्मल पैरामीटर होता है। फिर मेन के अंदर जाकर हमने यहाँ पर एक var वैर लिया और फंक्शन के अंदर वैर को पास कर दिया, वैर की वैल्यू 2 है। तो अब ये जो 2 वैल्यू है वो पैरा में कॉपी हो जाएगी, ठीक, और वो फिर इसको प्रिंट करेगा। सो अब अगर ये स्टैटिक वेरिएबल होगा तो स्टैटिक वेरिएबल की डेफिनेशन ये है कि वो डिफरेंट फंक्शन कॉल्स में बार बार इनिशियलाइज नहीं होता। और अगर हम यहाँ पर वैर की डिफरेंट वैल्यू, क्योंकि वैर तो वेरिएबल है, इसकी डिफरेंट वैल्यूज देते रहेंगे तो ये बार बार इनिशियलाइज होगा। इसी वजह से यहाँ पर पैरामीटर को हम स्टैटिक स्टोरेज क्लास नहीं दे सकते। इसको हम ऑटो स्टोरेज क्लास दे सकते हैं, इसको हम रजिस्टर स्टोरेज क्लास दे सकते हैं, इसको हम एक्सटर्न भी दे सकते हैं, लेकिन स्टैटिक स्टोरेज क्लास नहीं दे सकते, और ये एक एरर है, ठीक। इसमें एक थोड़ा सा चेंज करके आप देखिएगा, ये स्टैटिक इंट पैरा को इसके फंक्शन के ऊपर यानी ग्लोबली डिक्लेयर कर दीजिए इस तरह से, और फंक्शन के अंदर सिर्फ पैरा दे दीजिए, देन इट विल वर्क, राइट। इस फंक्शन स्टैटिक इंट पैरा वाली इस लाइन को मॉडिफाई करके फंक्शन पैरा कर दीजिए और एक और लाइन इसके ऊपर लिख दीजिए स्टैटिक इंट पैरा, और फिर देखिएगा इसको एग्जीक्यूट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए, देखिए यहाँ पर स्टैटिक से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा होंगी क्योंकि स्टैटिक अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरेज क्लास है और इसकी प्रॉपर्टीज भी बहुत अच्छी होती हैं। स्टैटिक एक ही बार इनिशियलाइज होता है, डिफरेंट फंक्शन कॉल्स में या फॉर लूप के डिफरेंट एग्जीक्यूशंस में वो बार बार इनिशियलाइज नहीं होता है, राइट। सो बस यही प्रॉपर्टी हम इसकी यूटिलाइज करने वाले हैं। सो यहाँ पर देखिए फॉर लूप के अंदर ये पूरा कोड लिखा है। सो ये फॉर लूप हमारा 0, 1, 2 3 बार चलने वाला है, एक बार i की वैल्यू 0 के लिए, एक बार i की वैल्यू 1 के लिए, एक बार i की वैल्यू 2 के लिए। सो जब i की वैल्यू 0 के लिए चलेगा सो इंट x रन होगा, स्टैटिक इंट y स्टैटिक है, सो y एक बार इनिशियलाइज हो गया और प्रिंट क्या हो जाएगा 0, 0, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, ठीक। फिर i की वैल्यू 1 के लिए ये पूरा लूप दूसरी बार चलेगा। सो इंट x तो हमारा ऑटोमेटिक है, अगर कोई भी स्टोरेज क्लास नहीं होता है तो कंप्यूटर उसमें ऑटोमेटिक लगा देता है, अगर वो लोकली डिफाइंड है, और अगर ग्लोबल है तो वो ग्लोबल रहता है, उसमें ऑटो नहीं लगाता, ठीक, ध्यान रखिएगा। सो अब यहाँ पर दूसरी बार में x की वैल्यू 0 है। पहले बार में जब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 प्रिंट हो गई, उसके बाद x इंक्रीमेंट होकर के 1 हो गया और y भी इंक्रीमेंट होकर के 1 हो गया जब ये लाइन चेंज हो रही थी। सो अगली बार जब फॉर लूप चलेगा सो इंट x 0 तो इनिशियलाइज कर देगा दोबारा से, लेकिन ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि स्टैटिक किसी भी वेरिएबल को सिर्फ एक ही बार इनिशियलाइज करने देता है, उसके बाद इस इनिशियलाइज करने नहीं दिया और y की वैल्यू क्या हो गई थी, यहाँ पर 1 हो गई थी। सो अब प्रिंटफ में जब x और y को प्रिंट करेंगे तो फिर से 0, 1 प्रिंट होगा, बात समझे आप। फिर अगर आप तीसरी बार चलते हैं, पहली बार में 0, 0 हुआ, दोनों इंक्रीमेंट हुए, लेकिन x इनिशियलाइज हो गया दोबारा से, जब अगली बार फॉर लूप चला तो x इनिशियलाइज हो गया, लेकिन y को इनिशियलाइज नहीं करने दिया, y की वही वैल्यू जो मॉडिफाई होकर के 1 हो गई थी प्रिंट हुई। फिर अगली बार जब i की वैल्यू 2 के लिए फिर आते हैं तो फिर x को फिर से इनिशियलाइज कर दिया, वो फिर 0 हो गया, जो यहाँ पर इंक्रीमेंटेड वैल्यू थी वो यूजलेस हो गई, फिर से इनिशियलाइज हो गया, फिर से 0 हो गया। y इनिशियलाइज हुआ नहीं क्योंकि ये स्टैटिक है। सो y की वैल्यू क्या आ रखी थी पहले से, 1 प्रिंट होने के बाद 2, सो अब 2 प्रिंट हो जाएगी। सो इसीलिए पहली बार में x 0 y 0 प्रिंट होगा, दोनों इंक्रीमेंट होंगे, लेकिन अगले इटरेशन में x फिर से इनिशियलाइज हो जाएगा, y इनिशियलाइज होगा नहीं। सो y की जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू है वो आ जाएगी, तो x 0 y 1। फिर अगली बार में फिर से पूरा लूप चलेगा, फिर x इनिशियलाइज हो जाएगा और y की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक। इस तरह से ये आउटपुट आएगा। एक और कोड है यहाँ पर, इसमें देखिए रजिस्टर की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, क्योंकि रजिस्टर मेमोरी लोकेशन तो है नहीं, रजिस्टर का है नेम, सीपीयू का अपना रजिस्टर होता है और जब वो फ्री होता है तब हमें प्रोग्रामिंग के लिए अवेलेबल होता है। सो रजिस्टर में जनरली हम उन वैल्यूज़ को रखते हैं जो बहुत फ्रिक्वेंटली हम एक्सेस कर रहे हो। सपोज हम कोई फॉर लूप चला रहे हो, उसको 1 मिलियन टाइम चला रहे हो, तो हमें उस फॉर लूप के वेरिएबल को रजिस्टर वेरिएबल बना देना चाहिए, जिससे कि वो हमें, क्योंकि रजिस्टर्स आर द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी स्टोरेज डिवाइस इन मेमोरी हायरार्की।
सो यहाँ पर रजिस्टर का एड्रेस प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं। एड्रेस मेमोरी का होता है, रजिस्टर का नहीं, इसलिए इसमें एरर आ जाएगी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें जल्दी से। सो यहाँ पर इसमें कोई एरर नहीं होगी, क्योंकि एक्सटर्न इंट वार 2 बार लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्सटर्न कीवर्ड किसी भी वेरिएबल के लिए एक्सटर्न कीवर्ड से हम सिर्फ डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन नहीं करते, और डिक्लेयर करते समय मेमोरी स्पेस रिजर्व नहीं होती। तो चाहे एक बार आप एक्सटर्न इंट वार लिखिए या 10 बार लिखिए, उसका कोई मीनिंग नहीं। ठीक, सो एक्सटर्न इंट वार एग्जीक्यूट होगा, लेकिन वार की वैल्यू 100 प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि डिफाइंड कहाँ पर है, एक्सटर्नली, ये डिफाइंड है। सो एट द टाइम ऑफ लिंकिंग, linker will connect this var with this value and it will print। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हमने यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर एक्सटर्न नहीं है, 2 बार वेरिएबल को ही डिफाइन कर दिया, अब यहाँ एरर हो जाएगी, क्योंकि var हमारा यहाँ एक्सटर्न नहीं है, नॉर्मल वेरिएबल है, ग्लोबली डिफाइंड है पर नॉर्मल वेरिएबल है, सो इसमें एरर हो जाएगी, मल्टीपल डिक्लेरेशन या मल्टीपल डेफिनेशन एरर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें एक्सटर्न इंट वार। अब इसको आप इंट वार करके भी एक बार देखिएगा, इसलिए मैंने यहाँ कमेंट बना रखा है, printf var। तो अब यहाँ पर हमने बताया मेन के अंदर एक वेरिएबल को कि वो एक्सटर्नली डिफाइंड है, यानी इस मेन से बाहर कहीं डिफाइंड होगा, तो लिंकर उसको वहाँ ढूंढेगा, वहाँ उसको मिलेगा नहीं, सो एरर दे देगा। सो ये लिंकर एरर है जो कंपाइलर ही शो करता है, बट ड्यू टू स्टेज ऑफ लिंकिंग इट विल बी जनरेटेड। नेक्स्ट देखें, सो यहाँ पर एक्सटर्न इंट वार इस बार हमने बाहर डिफाइन कर दिया है, तो यहाँ से इसको लाके प्रिंट कर देगा सक्सेसफुली। तो ये एक्सटर्न की प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए एक्सटर्न हमने लगाया वार को, लेकिन वार को डिफाइन हम वहीं कर दे रहे हैं अंदर ही। तो लिंकर तो उसको बाहर ढूंढ रहा है, क्योंकि उससे कहा गया है कि वो एक्सटर्नल है, लेकिन हमने कर दिया अंदर, तो एरर हो गई फिर से। राइट, वो उसको लिंक नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, आप देखिए एक्सटर्नल का एक बहुत यूनिक यूटिलाइजेशन है जो किसी और स्टोरेज क्लास में नहीं है, ना स्टैटिक में है, ना रजिस्टर में है, ना ऑटोमेटिक में है, सिर्फ एक्सटर्नल में है। ये एक्सटर्नल हमारा सिर्फ उस प्रोग्राम के अंदर फंक्शन से बाहर नहीं ढूंढता है। अगर हमने एक से ज़्यादा प्रोग्राम बनाकर एक प्रोजेक्ट में सेव कर रखे हैं, तो एक्सटर्नल उस फाइल से बाहर दूसरी फाइल यानी दूसरे प्रोग्राम में भी जाकर के वेरिएबल्स को सर्च कर सकता है। तो यहाँ देखिए हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है एक्सटर्न फंक्शन, वो एक्चुअली में कहाँ डिफाइंड है, वो 2.c फाइल में है। ये 1.c फाइल है, इसमें मेन है, इसमें एक एक्सटर्न इंट वार बनाया है और इसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं और फिर एक्सटर्न फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक, राइट, मेन के अंदर हम ऐसा कर सकते हैं। और फिर दूसरा प्रोग्राम बनाया, उसको 2.c नाम से सेव किया, उसके अंदर हमने वार को 200 यहाँ डिफाइन किया। सो ये जो एक्सटर्नल कीवर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, सो लिंकर यहाँ से वैल्यू ले आएगा एक्सटर्न फंक्शन, और एक्सटर्न फंक्शन को कॉल भी करेगा। ठीक, फंक्शन तो आ ही जाते हैं, वेरिएबल भी आएगा, और यहाँ पर आउटपुट आएगा वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल। पहले मेन से रन होना शुरू होगा, एक्सटर्न में इंट वार देखेगा, तुरंत वहाँ से 200 वैल्यू ले आएगा और यहाँ पर प्रिंट कर देगा। फिर एक्सटर्न, अब ये क्या है सबसे ऊपर, फंक्शन का डिक्लेरेशन, ये क्या है, वेरिएबल का डिक्लेरेशन, दोनों दूसरी फाइल में है। तो वेरिएबल को यहाँ से उठा लिया 200 से, और फंक्शन को भी यहाँ से उठा लिया एक्सटर्न अंडरस्कोर फंक्शन, उसको भी एग्जीक्यूट करके उसकी वैल्यू प्रिंट कर दी। ठीक, अगर यहाँ पर मेन वाला फंक्शन ना होता तो ये अकेला चल करके कुछ भी नहीं देता, इसलिए मेन वाला फंक्शन भी होना जरूरी है। तो ये हमारा कंपाइल हो जाएगा, ये कंपाइल और रन दोनों होगा। सो एक्सटर्न इंट x23 यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये तरीका ऐसा है कि इसमें ग्लोबल एरिया में हमने एक्सटर्न वेरिएबल को इनिशियलाइज भी कर दिया है। सो इसलिए ये कुछ कंपाइलर्स में वर्क कर रहा है और कुछ में ये वर्क नहीं करेगा। देखिए अब यहाँ पर एक्सटर्न इंट वार, अब यहाँ पर लोकल एरिया में एक्सटर्नल को इनिशियलाइज कर दिया। सो वेरिएबल हमारा एक्सटर्न भी है, एक्सटर्नल भी है, और वो लोकल है, इसका मतलब वो ऑटोमेटिक वाली डेफिनेशन से मैच कर रहा है और इनिशियलाइज्ड है, इसलिए इसमें एरर है। क्योंकि अगर आपने एक्सटर्नल को किसी स्कोप के अंदर कर दिया, किसी फंक्शन के अंदर, तो उसकी डेफिनेशन बाहर होनी चाहिए। यहाँ पर क्या है, मेन के बाहर ही एक्सटर्नल और डेफिनेशन दोनों है, तो वो चल गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। फिबोनाची सीरीज के प्रोग्राम को हमने पहले भी किया है, जब देखा था हमने पिछले वाले बार में हमने स्टैटिक नहीं लगाया था, सो उसका आउटपुट 5 बार 1 1 1 1 1 आ रहा था। अब यहाँ पर हमने वेरिएबल्स को स्टैटिक कर दिया है, ए और बी को। सो स्टैटिक करने की वजह से ए और बी ये बार बार इनिशियलाइज नहीं होंगे। जितनी बार भी ये फिफ्थ टर्म फंक्शन कॉल किया जाएगा, एक बार फर्स्ट टाइम जब कॉल किया जाएगा तो ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1 इनिशियलाइज होगी, पूरा प्रोग्राम चलेगा, सी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। अगली बार जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, क्योंकि लूप में डाल करके बार बार कॉल करेंगे टर्म निकालने के लिए,
तो अगली बार ये इनिशियलाइज नहीं होगा और पिछली बार के इनिशियलाइजेशन से और एग्जीक्यूशन से जो ए और बी के रिजल्ट आए थे उसी से ये आगे इनको स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। सी डिक्लेयर है वो चलेगा, लेकिन ये वाली लाइन नहीं चलेगी जिसमें ए और बी दोनों स्टैटिक हैं। ठीक, अगली बार के लिए सिर्फ फर्स्ट टाइम ये इनिशियलाइज होंगे, उसके बाद यहाँ से बाकी चलता रहेगा। तो इसीलिए देखिएगा मेन से रन होना शुरू करेगा। फर्स्ट 5 टर्म्स हमें चाहिए, तो हम इस फंक्शन को 5 बार रन करा रहे हैं, 0 से लेकर 4 तक 5 टाइम्स रन करा रहे हैं। इस आई का रोल सिर्फ ये है कि वो इस फंक्शन को 5 बार एग्जीक्यूट कराए, बहुत, और आई को कहीं अंदर पास नहीं किया गया। यहाँ 0 से लेस देन 5 भी हो सकता है, 10 से लेस देन 15 भी हो सकता है। सो 5 बार चलाना है, दैट्स ऑल। तो इस 5th टर्म फंक्शन को 5 बार कॉल किया गया। सो देखिएगा इसकी कॉलिंग को मैंने यहाँ पर ट्रेस कराया हुआ है या ट्राई रन दिया हुआ है। सो ए, बी और सी 3 वेरिएबल्स से हमें निकालना है, और सी की वैल्यू जो रिटर्न हो रही है वही इस प्रिंटफ में जाकर इस जगह पर प्रिंट हो जाएगी। सो एक पहली बार जब कॉल हुआ आई की वैल्यू 0 के लिए, सो पहली बार कॉल हुआ स्टार्टिंग से चलेगा। ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1 है, तो सी कैलकुलेट हो गया, 0 + 1 1 आ गया, और ए और बी चेंज भी हो गए। सो बी के अंदर क्या है 1, वो ए में चला जाएगा, और सी में क्या है 1, वो बी में चला जाएगा, राइट। और सी की वैल्यू जो ये सम आया था वो रिटर्न हो गया। सो अगली बार के लिए अब बी कितना है 1, और सी कितना, और ए कितना है 1, सो 1 और 1 है। अगली बार ये इनिशियलाइजेशन नहीं हुआ, इसीलिए जो पिछली बार की बी और सी की वैल्यूज थी वो इस बार ए और बी की वैल्यूज हैं, और नया सी जनरेट हो गया ए + बी से। ठीक, और फिर ए और बी चेंज होंगे अगली बार के लिए। फिर से जब आई की वैल्यू 1 0 के लिए पहली बार चल गया, 1 के लिए दूसरी बार चल गया, फिर जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो अब क्या होगा, जो ये सी में 2 है वो बी में आ जाएगा इस लाइन से, और जो बी में 1 है वो ए में आ जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जो बी की वैल्यू वो ए में आ गई। ये 2 लाइन है जिससे नए ए और बी जनरेट हो रहे हैं अगली बार के लिए, राइट। और उससे फिर सी ए + बी हो गया। फिर इसी तरह से यहाँ पर देखिए बी और सी जो है वो फिर से ए और बी बन गए, और नया सी जनरेट हो गया 5। फिर क्योंकि चौथी बार हो गया, 5वीं बार फिर से चला रहे हैं इसको 5th टाइम। तो हर बार ये इनिशियलाइजेशन नहीं चला, ये इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक बार चला, और उसका रीज़न क्या है, यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड लगा हुआ है, बस इसी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बार फिर से स्टैटिक है, इंटीजर काउंट है, काउंट इज इक्वल टू राइट, इस तरह से चल रहा है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, हर बार आई की वैल्यू पिछले वाले काउंट में ऐड होती जाएगी। सो ये उसका सम देता जाएगा। देखिए ट्राई रन करते हैं इसको एक तरफ से। इनिशियल आई की वैल्यू, काउंट की वैल्यू और जे की वैल्यू, जो भी जे की वैल्यू होगी वही आउटपुट होगा क्योंकि वही प्रिंट हो रही है। सो आई की वैल्यू 0 के लिए हम अंदर गए, यहाँ पर ये वाला आई अंदर भी जाएगा, राइट। ये फॉर लूप का आई अंदर भी पास किया गया है। INCR फंक्शन ऊपर बना हुआ है, उसको आई की वैल्यू 0 के लिए कॉल किया। ये वाला आई इस आई में कॉपी होगा, ये दोनों आई अलग हैं। ये वाला आई फॉर्मल पैरामीटर है अपना INCR फंक्शन का, और ये वाला आई एक्चुअल पैरामीटर है जो मेन फंक्शन का आई है। सो इसकी 0 वैल्यू इसमें चली जाएगी, 0 पास हो गया। काउंट की वैल्यू 0 है सबसे पहले बार में, तो काउंट आई की वैल्यू 0, काउंट की वैल्यू 0, और यहाँ से 0 रिटर्न हो जाएगा जो जे में आएगा और प्रिंट हो जाएगा। तो इसलिए तीनों 0 0 0 होंगे। ठीक, नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1 पास होगी अब इसके अंदर, तो INCR के अंदर 1 गया। यहाँ पर ये वाला आई इस आई में कॉपी हो गया, 1 हो गया पहले से। अब ये स्टैटिक इंट काउंट 0 है, तो ये अगली बार जब हमने दोबारा से INCR फंक्शन को आई की वैल्यू 1 के लिए कॉल किया तब ये फिर से इनिशियलाइज नहीं होगा। जो भी पिछली काउंट की वैल्यू थी वो यहाँ पर टेबल में है 0, उसी से आगे बढ़ेगा। सो 0 + 1 हो जाएगा। तो आई की वैल्यू 1 के लिए काउंट 0 + 1 होकर के रिटर्न हो जाएगा और वही जे से प्रिंट हो जाएगा। ठीक, अब आई की वैल्यू 2 पास होगी, INCR 2 के साथ जाएगा। सो INCR यहाँ 2 गया, 2 अंदर गया। काउंट की पिछली वैल्यू 0 + 1 थी, तो 0 + 1 + 2 हो जाएगा। ठीक, 2 की वैल्यू, और 3 हो गया वैल्यू, और वो रिटर्न हो गई, जे से प्रिंट हो गई। फिर आई की वैल्यू 3 के लिए लूप चला आगे, 3 अंदर गया यहाँ पर। सो पहले से 0 + 1 + 2 काउंट में था, 3 और ऐड हो गया उसमें, राइट। सो ये टोटल काउंट कितना हो गया 6, वो रिटर्न हो गया यहाँ से, जे में स्टोर हुआ, प्रिंट हो गया। फिर इसी तरह से लास्ट वैल्यू है इस लूप की 4, आई में 4 गया, ये वाला आई 4 इसमें कॉपी हो गया। यहाँ पर काउंट में पहले से क्या था 0 + 1 + 2 + 3 यानी 6 था, उसमें +4 और हो गया, तो ये हो गया 10। वो 10 रिटर्न होकर के जे में आ गया और प्रिंट हो गया। एक बार फिर से इसको चला कर देख लीजिएगा। स्टैटिक की वजह से बस ये काउंट की इनिशियल वैल्यू 0 होगी और हर बार फिर ये इनिशियलाइज नहीं होगा। एक बार स्टैटिक हटा करके देख लीजिएगा इसका आउटपुट क्या आता है। फिर इसका आउटपुट क्या आएगा, हर बार वही नंबर आएगा जो आई इसमें पास किया जाएगा। ठीक है ना।
क्योंकि हर बार 0 ऐड होता जाएगा आई में, वही जे में प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कोड भी हम लोग कर चुके हैं, रिकर्शन से रिलेटेड है। मेन के अंदर मेन कॉल किया गया था, उसमें स्टैटिक नहीं था। मैंने कहा था, सजेस्ट किया था कि आप इसमें स्टैटिक लगा के देखिए। मेरे पिछले पार्ट 6 में रिकर्शन में ये क्वेश्चन था। अब मैंने इसमें स्टैटिक लगा दिया है। स्टैटिक लगाने से क्या होगा, हर बार मेन कॉल होगा, लेकिन ये इनिशियलाइजेशन हर बार नहीं होगा स्टैटिक इंट आई। तो फर्स्ट टाइम ये मेन से रन होना शुरू करेगा, राइट। आई की वैल्यू 5 के साथ इनिशियलाइज कर दिया, एक ही बार इनिशियलाइज होना है। प्रिंट एफ में गए, वहां पर 5 प्रिंट हो गया, आई की वैल्यू हो गई 4, क्योंकि आई माइनस माइनस पोस्ट डिक्रीमेंट है, 4 हो गई। इफ 4 ट्रू है, 4 ट्रू है, इसका मतलब इफ की बॉडी चलेगी। फिर से मेन को कॉल कर लिया, लेकिन नेक्स्ट कॉलिंग में अब ये स्टैटिक इंट आई नहीं चलेगा। सो आई की वैल्यू क्या लेकर के आप मेन को कॉल किया है, 4। सो प्रिंट एफ से 4 प्रिंट हो जाएगा और आई क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट होकर 3, ठीक, राइट। 3 हो जाएगा, 3 की वजह से फिर ट्रू हो जाएगा, फिर मेन चलेगा, राइट। और आई की वैल्यू 3 प्रिंट हो जाएगी और वो 2 हो जाएगी डिक्रीमेंट होकर के। तो 2 यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, फिर मेन चलेगा, तो 2 भी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। फिर आई ये 1 हो जाएगा, 1 भी ट्रू हो जाएगा, सो 1 भी प्रिंट हो जाएगा। फिर आगे जाएंगे हम, यहाँ पर 1 जब प्रिंट होगा तो आई उस समय 0 हो चुका होगा। अब 0 हो चुका हो तो इफ 0 फेल हो जाएगा, मेन से बाहर आ जाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करिए, जिससे ये स्टोरेज क्लास का एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सबको क्लियर हो जाए। यही मेरी इच्छा है।